Hello students, welcome to your YouTube channel Nursery Classes for Biology. Today I am going to continue the first chapter of class 9 Biology Fundamental Unit of Life. तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनेल्स तक पढ़ चुके हैं, जिसमें कि प्लास्टिड्स और टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी हमारे कुछ और ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं और शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेल डिवीज़न के बारे में, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। ये दोनों ही टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न है, जो कि ये अभी कुछ रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, नहीं तो इससे पहले साल भर पहले नहीं होता था ये सेल डिवीज़न। तो ये सेल डिवीज़न आपको पढ़ना है। तो सेल डिवीज़न क्या होता है कि एक सेल से दो सेल में बढ़ना, क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न। तो ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस जो होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो माइटोसिस सबसे पहले किस सेल होता है? सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? जिस सेल से पूरी बॉडी बनी हुई है वो सभी सेल्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स। लेकिन मियोसिस जो है किसी पर्टिकुलर सेल्स में होता है, इसको बोलते हैं सेक्स सेल्स या गैमेट्स। तो मियोसिस सब सेल में नहीं होता है, सारे सेल्स में नहीं होता है, लेकिन माइटोसिस ये हर सेल में होता है। लेकिन मियोसिस जो है वो सेक्स सेल्स में होता है। तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तब। और माइटोसिस के केस में जो रिजल्ट आता है वो टू डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड मतलब टू एन कंडीशन। तो जो पेरेंट्स है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4 हैं, मीन्स ये 2n कंडीशन है। और उनके जो डॉटर सेल्स हैं उसमें भी देखिए 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब 2n कंडीशन। तो इसमें जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी क्या हो रहा है? डिप्लॉयड हो रहे हैं, और 2 हो रहे हैं। और अगर मियोसिस की अगर हम बात करें, तो अगर हम मियोसिस की बात करें तो उसमें जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स, मतलब हैप्लॉइड सेल्स मतलब कि एन कंडीशन। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कितने हो जा रहे हैं? हाफ हो जा रहे हैं। और नंबर ऑफ सेल्स जो डॉटर से प्रोड्यूस हो रहा है फाइनली वो कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, ये 4 आपको दिख रहा है। और पेरेंट्स कितने हैं? 4 हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन डॉटर सेल से कितने जा रहे हैं? देखिए 2, और फाइनली 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या जा रहा है? हाफ हो जा रहा है। तो इसमें हैप्लॉइड सेल्स हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जा रहे हैं। और नंबर ऑफ सेल्स कितने हो रहे हैं? 4। लेकिन माइटोसिस में कितने हो रहे हैं? 2। और सब के सब क्या है? डिप्लॉयड है, मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के हैं उतने ही डॉटर सेल्स के हैं। तो इसीलिए सोमैटिक सेल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं माइटोसिस के द्वारा, वो जेनेटिकली क्या होगा? आइडेंटिकल। जेनेटिक मतलब जेनेटिक बेसिस पर, और जीन्स, जेनेटिक मतलब जीन्स, और जीन्स का होता है क्रोमोसोम्स। तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, एज इट इज। जैसे पेरेंट सेल में है वैसे डॉटर सेल में भी हो रहा है, लेकिन इसमें जेनेटिक चेंज आ रहा है। सबसे पहला तो ये हो जा रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जा रहा है। तो इसीलिए इसमें जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट है, लेकिन इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल है। तो माइटोसिस में क्या हो रहा है? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिप्लॉयड सेल्स हो रहे हैं, और ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है। तो ये ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। जो ग्रोथ होता है सिंगल सेल से मल्टी सेल जो ह्यूमन बीइंग का बनता है, फॉर्मेशन होता है ड्यू टू माइटोसिस, या
जब रिपेयरिंग होता है, कट जाता है कोई स्किन वगैरह, तो उसमें भी रिपेयरिंग होने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। लेकिन मियोसिस जो है वो सिर्फ क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होता है। ये सेक्सुअल, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कौन? माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है वो थ्रू आउट लाइफ टाइम होता रहता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन मियोसिस जो है ना तो ग्रोथ ना तो रिपेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये सिर्फ गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए होता है, ताकि हर एक जनरेशन पे जो क्रोमोसोम की नंबर है वो कंजर्व रहे। तो इसीलिए मियोसिस जो है वो गैमेट्स बनाने के लिए होता है, सेक्स सेल में होता है। तो ये जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है सेल डिवीजन के बारे में। तो हम लोगों का जो ऑर्गेनेल वाला जो चल रहा था वो प्लास्टिड और उसके टाइप्स हम लोग पढ़ चुके थे। जो अगला ऑर्गेनेल है वो लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। मतलब ये कि वाटर के प्रेजेंस में किसी भी चीज को ये ब्रेक कर देते हैं। तो दे आर स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक, सैक मतलब अंदर हॉलो स्ट्रक्चर है ये, दैट कंटेन्स सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, याद रखिएगा। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम को कौन बनाता है? ये गोल्गी बॉडीज बनाता है। तो गोल्गी बॉडीज के द्वारा लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, और ये मोस्टली एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है लाइसोसोम। तो ये स्पेलिंग मिस हो गया है, ये वाई होना चाहिए था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये वाई होगा, ये एल आई लिखा गया गलती से, ये एल वाई होगा लाइसोसोम। तो ये डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस एंड वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो भी बाहर की चीजें अगर आती हैं फॉरेन सब्सटेंस, तो उसको ये इंगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और उसको अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के हेल्प से उसको डाइजेस्ट कर देता है। और जितने भी पुराने ऑर्गन्स जो हो रहे हैं उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका रिसाइकलिंग हो सके। और एक और जो है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। तो जो भी बैक्टीरिया वायरस अंदर आते हैं सेल के अंदर, तो उनको भी ये किल करने में हेल्प करता है लाइसोसोम। कैसे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो ये कि इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। किसको? लाइसोसोम को। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस होता है, मतलब उसके मेटाबॉलिज्म में, या वो डैमेज होने वाला होता है, तो ये लाइसोसोम रप्चर कर जाता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाता है, ब्रश कर जाता है, और जो उसके एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं सेल के अंदर, और सेल के ही सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि भाई इसमें चूंकि एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक, तो वो किसी को पहचान तो रहा नहीं है, उनको अपना काम करना है, तो जो भी उनको मिलेगा उसको डाइजेस्ट करते चले जाएंगे। इस तरह से सेल के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो सेल के कंपोनेंट्स डेड हो जाते हैं, जिस वजह से सेल भी खत्म हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, तो मतलब बैग है, सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। अगर वो फ्री हो गया, वो बाहर चला आया, तो सेल के ही कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर जाएगा। तो इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ अ सेल कहते हैं, इसको लाइसोसोम को। जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये न्यूक्लियस के पास होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में होता है,
और ये डेंस नेटवर्क होता है। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी कंटिन्यूएशन में ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और आप डायग्राम में देख सकते हैं ये दो टाइप्स का है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ, और दोनों के डायग्राम में भी काफी डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, विजिबल होगा कि क्या डिफरेंस है। लेकिन ये दो टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो ये जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल सेल होते हैं और उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। और इसके अलावा मैच्योर आरबीसी, जो मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जब मैच्योर आते हैं उसमें भी ऑर्गेन्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें मोस्टली ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, उसमें मोस्टली क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो जितना स्पेस फ्री रहेगा उतना उसमें हीमोग्लोबिन आ पाएगा, उतना ही ऑक्सीजन वो कैरी करेगा। क्योंकि आरबीसी का जो सोल फंक्शन है वो क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन। तो इसीलिए उसमें भी ये ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। तो ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सरफेस। ये देख रहे हैं आप डॉटेड, ये राइबोसोम्स है, ये डॉटेड आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पूरा स्मूथ है, चिकना, यहाँ पे नहीं है। लेकिन रफ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि RER है तो रफ, तो R फॉर रफ और R फॉर राइबोसोम। तो रफ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन स्मूथ वाले में प्रेजेंट नहीं होता है। स्मूथ में राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। याद रखिएगा, स्मूथ में क्या है, एब्सेंट, इसीलिए वो स्मूथ है बिल्कुल। तो इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन रफ वाले में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला, चूंकि ये नेटवर्क काफी है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो ये इंटरनल सपोर्ट देता है सेल को। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इट हैज द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ये। और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स हम पढ़ चुके हैं कि वो साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। चूंकि ये रफ ER से जुड़ा हुआ है राइबोसोम, इसीलिए रफ ER भी सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन से वहां पे होता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, क्योंकि रफ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम जो होता है वो साइट है, जगह जहां पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जिसको कहते हैं। स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए वहां प्रोटीन का तो फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है और उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। याद रखें, लिपिड्स का जो होता है वो स्मूथ वाले में होता है। नेक्स्ट जो है वो वैक्यूल्स। ये आप देखिए, वैक्यूल्स दोनों में जो पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो आप ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट। तो वैक्यूल जो है प्लांट सेल में कंपैरेटिवली क्या है, काफी बड़े हैं, तो काफी स्पेस, काफी वॉल्यूम लिया हुआ है सेल का। लेकिन एज कंपेयर टू प्लांट सेल, एनिमल सेल का जो वैक्यूल है बहुत ही छोटे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के वैक्यूल में। खैर, ये इनका जो काम है, दोनों ही केस में स्टोरेज सैक्स होते हैं फॉर सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स। सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एनिमल्स के केस में स्मॉल की साइज होती है, साइज इनकी स्मॉल होती है, और प्लांट्स में इनकी साइज जो होती है काफी बड़ी होती है। देखिए लिखा भी है, अप टू 50 to 90% वॉल्यूम ये कवर करते हैं सेल का।
प्लांट सेल के केस में। तो प्लांट सेल केस में काफी ज्यादा ये वॉल्यूम कवर कर रहे हैं। तो ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल केस में साइज बड़ा होने से सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल में तो उसमें जो है साइज की छोटी है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल में है। लेकिन प्लांट वाले केस में क्या हो रहा है, लैटरली है। और ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी मतलब अपने वो फुल शेप और साइज में रहना। तो जो अंदर से जो प्रेशर लगाया हुआ है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उस प्रेशर की वजह से वो सेल क्या है, सरवाइव कर रहा है। तो इस कंडीशन को, इस फेज को क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी, जिसकी वजह से सेल अपने पूरे फुल शेप में वो पाया जाता है। तो ये अंदर से वैक्यूल जो है वो प्रेशराइज करते हैं और सेल को टर्जिड बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स या प्रोटीन्स भी वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। अगला जो है मेन जो न्यूक्लियस, जिसको ड्राइवर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस, इसकी चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन है। यही क्रोमैटिन डेंस और कंडेंस में क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और इसके अंदर जो जेली लाइक या सेमी सॉलिड जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जिस जगह पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। और इसी न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियस के अंदर का जो सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। याद रखिएगा, न्यूक्लियर पोर का क्या काम है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में आने के लिए इसी न्यूक्लियर पोर से ये चीजें आती हैं। और क्रोमैटिन क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इन फ्यूचर वो कंडेंस होता है, कंडेंस ऑफ क्रोमोसोम बनाता है। और ये जो डार्क, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो ये मेम्ब्रेन इस कवर्ड नहीं है, न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे क्या बनता है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जनरली सेंट्रल में होता है, खासतौर पे एनिमल सेल केस में। और ये कलर्ड, डार्क कलर्ड, स्फेरिकल शेप हो सकता है या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ सेल। तो प्लांट सेल में लैटरली पाया जाता था टू मेम्ब्रेन्स, और दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए दो मेम्ब्रेन है एक, और तो ये आउटर, ये इनर। सॉरी, ये कैमरे प्रॉब्लम आने की वजह से। तो ये न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, जो कि इनर और ये आउटर। और बीच में क्या है, पोर बना हुआ है, पोर है, न्यूक्लियर पोर इसको कहते हैं। तो इसी पोर से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस होते हैं। और फ्लूइड को क्या हम बोलते हैं, सर हमने आपको बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका मेन रोल क्या होता है, जितना भी सेलुलर एक्टिविटीज या फिर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में होता है, तो सबसे पहले से मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया, तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, तो सबसे पहले डिवीजन किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का होता है। तो रिप्रोडक्शन में, डिवीजन में, या और भी जो सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियस का। और इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमैटिन, जो कि फाइनली कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और उस क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए जो कि कैरेक्टर्स को, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को उनके अगले ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। तो ये क्रोमैटिक मटेरियल दैट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स बनाते हैं। देखिए ये क्रोमैटिन जो है वो डीएनए का बना होता है, और
प्रोटीन का। तो इस डीएनए को इतना कॉइल्ड फॉर्म में जो पैक किया हुआ वो कौन करता है? प्रोटीन। तो इसी क्रोमेटिन में क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए है यही जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि इसी में पेरेंट्स के सारे इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में स्टोर होते हैं और फिर यही डीएनए अगले जनरेशन में जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है और उसमें डिकोड होता है और जो भी इंफॉर्मेशन आया है वो इंफॉर्मेशन डिकोड होगा और उसी के अकॉर्डिंगली उस न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन और ग्रोथ होता है। तो इसीलिए डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। और इसी डीएनए के सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स, GENES, जीन्स। तो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, देखिए है भी, द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो इसी डीएनए के सेगमेंट, मतलब सेगमेंट्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन्स। और ये यूनिट होती है जेनेटिक्स की, जो कि आप कहीं में पढ़ेंगे जेनेटिक्स। तो यूनिट क्या होती है? जीन्स। तो जीन्स के फॉर्म में ही जो होता है वो इंफॉर्मेशन जाता है। जैसे कि भाई हेयर कलर का जीन्स, वो उसका सेगमेंट डीएनए का बड़ा या छोटा हो सकता है। स्किन का जो है उसका जीन्स जो है वो उसके सेगमेंट डीएनए के छोटे बड़े हो सकते हैं, या आई कलर के हो सकते हैं, या हाइट के हो सकते हैं। तो जो जितने भी फीचर्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उन सभी फीचर्स को कंट्रोल कौन करता है? जीन्स। और ये जीन्स किससे बने होते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो भी क्या होते हैं? फंक्शनल। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और ये डीएनए, ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? या क्रोमेटिन, डीएनए और प्रोटीन से। और लास्ट टॉपिक हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ऐसे लास्ट टॉपिक तो हमारा सेल डिवीजन है, तो उसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो डिफरेंस आप लोग इतना पढ़ चुके होंगे, डिफरेंस आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट था और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, और सेल वॉल होने की वजह से एनिमल सेल का शेप जो है वो इनडिफिनिट होता है, लेकिन प्लांट सेल का शेप डिफिनिट होता है, क्योंकि सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, वो काफी स्टिफ होता है, रिजिड होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द outer layer which provides turgidity to the cell। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल केस में आउटर लेयर होता है जिसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन प्लांट सेल केस में सेल वॉल सबसे बाहरी होता है, इज द आउटर लेयर व्हिच गिव्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल। लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होता है। इसमें वैक्यूल्स, अभी हमने जब डिस्कस कर रहे थे वैक्यूल्स के बारे में, तो डायग्राम से भी मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं? बड़े। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया या ल्यूकोप्लास्ट, तो इसमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। न्यूक्लियस में देखिए, इसमें चूंकि वैक्यूल्स छोटा होता है, कम वॉल्यूम लेता है सेल का, इसीलिए एनिमल सेल केस में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में रहता है ऑलमोस्ट। और इसमें क्या होता है, जो वैक्यूल्स चूंकि ज्यादा वॉल्यूम लेता है, कवर करता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है? किसी एक साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपका डिफरेंस है एनिमल एंड प्लांट सेल में। तो ये चैप्टर फिनिश, इसके बाद हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आप लोग बार बार देखिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के आप ट्राई करिएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।